हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 8, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1858। 1858 के बाद जो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चेंजेस हुए उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर लिया गया है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो कि बिपिन चंद्रा की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 8 है। इससे पहले हम 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट जो चैप्टर था हमारा द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जो वो रिवोल्ट हुआ था, जो वो क्रांति हुई थी, उसके बाद जितने भी चेंजेस हुए, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी चेंजेस किए, तो उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, 1857 के युद्ध के बाद, उस क्रांति के बाद इंडियन सोसाइटी, द इंडियन गवर्नमेंट एंड द इंडियन इकोनॉमी ऑल अंडरवेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द डिकेड्स फॉलोइंग द रिवोल्ट, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के बाद, उस युद्ध के बाद में जो इंडियन सोसाइटी है और जो गवर्नमेंट है, भारत की जो उस टाइम की अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, उसमें काफ़ी बड़े बड़े बदलाव हुए आने वाले कुछ दशकों में। द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1858 ट्रांसफर द पावर to govern from the transfer the power of government from the ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। इसमें कहा गया है ना कि जो नई जो एक्ट थी पार्लियामेंट की 1858 के अंदर जो आई थी, उसने जो भी जितनी भी पावर्स थी जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थी, उनको किसको ट्रांसफ़र कर दिया? ब्रिटिश क्राउन को। मतलब कहने का सीधी सी बात यह है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया से काम ख़त्म हो गया। अब इंडिया पे कौन रूल करेगा? डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। वहाँ की रानी इंग्लैंड से यहाँ पे डायरेक्टली रूल करेगी, ऐसा। While the authority over the India has previously been wielded by the directors of the company and the board of control। पहले क्या था ना कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उसको कौन देखते थे? ऊपर जो उनके ऊपर बैठे थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। लेकिन अब वो चीज़ बदल दी गई, ठीक है। अब ये पावर किसको दे दी गई? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। जो इंडिया का जो सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसको बोला जाता था, अब ये पावर उसके अधीन आ गई। और उनको कौन ऐड करते थे, उनकी सहायता कौन करते थे इसमें? जो उनकी काउंसिल होती थी। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। ब्रिटिश कैबिनेट के वो मेंबर होते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। एज सच वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, और वहाँ की पार्लियामेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल थे कि भाई जो भी यहाँ पे कानून बनाए जाएंगे इंडिया में, वो वहाँ की पार्लियामेंट के हिसाब से बनाए जाएंगे। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इनकी जो काउंसिल थी उसको क्या बोला जाता था? इंडियन काउंसिल, ठीक है। अंडर द एक्ट गवर्नमेंट वाज टू बी कैरीड ऑन एज बिफोर बाय द गवर्नर जनरल, हु वाज आल्सो गिवन द टाइटल ऑफ वायसरॉय और क्राउन्स पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। इसमें क्या कहा गया है ना, जो भी पहले की जो गवर्नमेंट थी जो काम करती थी, अब वही काम किसके द्वारा किया जाएगा? वाइसरॉय के द्वारा। और वो कौन थे? क्राउन के पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब क्राउन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले। एज अ रिजल्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट एंड लेटर चार्टर्स एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज इफेक्टिवली कंट्रोल्ड फ्रॉम लंदन। तो जितनी भी पहले जो भी एक्ट्स आई हैं, रेगुलेटिंग एक्ट रही है, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट रही हैं, चार्टर एक्ट रही हैं, ठीक है, जितनी भी एक्ट्स हैं सब कहाँ पे बनाई गई थी? लंदन के अंदर बनाई गई थी, और उनको वहीं से कंट्रोल किया गया था, ठीक है। दो इंडिया हैज़ बीन कनकर्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर इट्स ओन बेनिफिट। देखो, इंडिया पे राज किसने किया? इंडिया को हासिल किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किस वास्ते किया था? ट्रेड करने के लिए, मतलब अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। लेकिन अब ये फ़ायदे मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी का तो वर्चस्व इंडिया में ख़त्म कर दिया अंग्रेज़ों ने। जब ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटेन की जो रानी थी, उन्होंने अब वो अपने फ़ायदे के लिए अब उन्होंने इंडिया पे रूल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। द अथॉरिटी एक्सरसाइज फाइनल एंड डिटेल कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियन अफेयर्स, ठीक है, कम टू रिसाइड इन लंदन थाउजेंड्स ऑफ माइल्स डिस्टेंस फ्रॉम द इंडिया। तो वही बात कही गई है कि भाई अब डायरेक्ट कंट्रोल इंडिया पे कौन करने लग गया? क्राउन करने लग गया। और कहाँ से?
यहाँ से इंडिया से हज़ारों माइल्स दूर बैठे, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे लंदन से बैठ के वो यहाँ पे राज करने लग गए। और वहाँ की काउंसिल में जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट थे वहाँ पे कोई इंडियन था भी नहीं। तो इस वजह से इंडियंस के ऊपर राज कर रहे थे ये लोग, लेकिन इंडियंस की ही उसमें सुनवाई नहीं थी। ठीक है, यही बात यहाँ पे बोली गई है। इन इंडिया एक्ट of 1858 provided that the Governor General would have an executive council whose member were to act as the head of different departments। अब 1858 की एक्ट में क्या हुआ ना कि गवर्नर जनरल की एक काउंसिल होगी जिसमें कुछ मेंबर्स होंगे जो कि कानून को एग्जीक्यूट करेंगे, पास करेंगे, लागू करेंगे, और वही हेड रहेंगे किसके, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। ठीक है, और ये काउंसिल किसके सिमिलर रहेगी, जो आज के कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, जैसे जो कानून बनाते हैं, लागू करते हैं, उनकी तरह। स्टार्टिंग में ये कितने मेंबर्स थे, केवल 5 थे। ठीक है, बट बाय 1918 तक ये इनकी संख्या 6 होगी। ठीक है, जिसके अंदर कमांडर इन चीफ थे जो कि आर्मी के हेड जो थे डिपार्टमेंट के, वो भी शामिल थे। The council discussed all the important matters and decided them by the majority of vote, but the Governor General had the power to override any important decision of the council। अब कोई भी important मैटर हो गया, कोई भी कानून हो गया, कोई भी बात होगी, अगर उस पर ये डिस्कशन करते थे, ठीक है, होल्ड ऑन, उस पर ये डिस्कशन करते थे कि भाई कैसे क्या डिसीजन लेना है, और सहमति से मान लो काउंसिल के वोट ज़्यादा हो भी जाते थे और गवर्नर जनरल को ऐसा लगता था कि नहीं ये पास नहीं करना है, तो उसके पास में वीटो पावर होती थी, जिसकी वजह से वो उनकी पूरी काउंसिल के डिसीजंस को ओवरराइड कर सकता था, उनके डिसीजंस को कैंसिल आउट कर सकता था। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पावर किसके हाथों में रही, गवर्नर जनरल के हाथों में। फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1861 की जो इंडियन काउंसिल एक्ट है वो आती थी। इसमें गवर्नर जनरल की काउंसिल को और बढ़ा दिया। ठीक है, अब इनके पास लॉ मेकिंग पावर भी हो गई। इनकी जो लॉ मेकिंग पावर थी, जो काउंसिल थी, उसको अब क्या बोला जाने लग गया, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, द गवर्नर जनरल वॉज अथराइज टू एड टू हिज काउंसिल बिटवीन 6 to 12 मेंबर्स। अब 6 से 12 के अंदर उसके अंदर मेंबर्स को ऐड कर सकता है, जिसके अंदर से आधे नॉन ऑफिशियल होने चाहिए, मतलब ऑफिसर्स वगैरह नहीं होने चाहिए। वो इंडियंस भी हो सकते हैं और अंग्रेज़ भी हो सकते हैं। लेकिन जो भी ये काउंसिल थी ये केवल एडवाइजरी बॉडी थी, ये केवल एडवाइस दे सकती थी। ठीक है, इनके पास कोई भी ऐसे स्पेशल पावर नहीं थी, ये किसी भी मुद्दे पे ज़्यादा कुछ डिस्कशन, इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। फाइनेंशियल मैटर्स पे ये डिस्कशन नहीं कर सकते थे। ठीक है, और इनकी बातें ज़रूरी नहीं कि मानी जाएंगी, और ना ही इनका कोई कंट्रोल है किस पे, बजट भी डिस्कशन नहीं कर सकते थे कि भाई किसको कितना क्या देना है। इट कुड नॉट डिस्कशन द एक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर रहा है, काम कर रहा हो, अगर उसकी कोई नीति ख़राब हो तो उस पर भी ये क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। ठीक है, इनके पास ये बस ठीक है एक दिखावे के लिए एडवाइजरी बॉडी बना दी, काम उसका कुछ था ही नहीं। इन थ्योरी द नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स वर एडेड टू द काउंसिल टू रिप्रेजेंट इंडियन व्यूज़। अब क्या कहा गया है ना, जो भी इस काउंसिल के अंदर इंडियंस को बैठाया गया, ठीक है, वो इसलिए बैठाया गया था ताकि इंडियंस को ये लगे कि हाँ हमारा भी कुछ हाथ है कानून वगैरह बनाने में, हमारी भी सुनवाई होती है। और अंग्रेज़ ऐसा मानते भी थे कि अगर पहले ये सब कर लिया जाता तो ये जो 1857 की क्रांति हुई थी ये ना होती। But the Indian members of the Legislative Council were few in number and were not elected by the Indian peoples but were nominated by the Governor General। इसमें क्या कहा गया ना कि जो भी इंडियन काउंसिल के जो मेंबर्स थे वो इंडिया की तरफ से, जो इंडियन मेंबर्स थे वो काफ़ी कम उनकी संख्या थी और वो लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुने भी नहीं जाते थे। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर नहीं रहे थे, क्योंकि इंडिया के द्वारा चुने ही नहीं गए थे। उनको कौन नॉमिनेट करता था, गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल उन्हीं को नॉमिनेट करेगा जो उसकी बात मानते होंगे। और इंडिया इनकी बातें कौन मानते थे, जो कुछ ऐसे राजा थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में इनका साथ दिया था, जैसे कुछ मिनिस्टर हो गए, ज़मींदार हो गए, ठीक है, कोई रिटायर गवर्नमेंट का ऑफिसर हो गया, तो गवर्नर जनरल ने सिर्फ उन्हीं को नॉमिनेट किया था।
They were thoroughly unrepresentative of Indian people or of the governing national opinion. Once again, India had no hand in process of government. The government of India remained as before as 1858। कहा वही गया है कि जो भी ये लोग थे ये इलेक्टेड थे नहीं, चुने हुए थे नहीं। तो इस तरह से देखा जाए तो इंडिया का कोई हाथ रहा नहीं है गवर्नमेंट की प्रोसेस में, और इंडिया वैसा का वैसा था जैसे 1858 से पहले के टाइम में था। अब बात करते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। जितनी भी प्रोविंसेस थी, जो स्टेट्स थी जहाँ पे ब्रिटिशर्स का कब्जा था, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चला 1857 के बाद में। अब इन्होंने क्या किया ना आते ही कि भाई जो भी प्रोविंस थी इनको बांट दिया, इनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, ठीक है। और इनको क्या बोला जाने लगा, प्रेसिडेंसीज बोला जाने लग गया। और इन पे कौन शासन करते थे प्रेसिडेंसीज पे, गवर्नर करते थे, और उनकी काउंसिल में जो उनके मेंबर होते थे, जो कि 2 या 3 या 4, ठीक है, इतने होते थे। और किसके द्वारा अपॉइंट करे जाते थे, क्राउन के द्वारा, मतलब डायरेक्ट ब्रिटेन से। द प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट पोजेस मोर राइट एंड पावर देन द प्रोविंसेस। अब जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट थी, जो 3 स्टेट्स की जो गवर्नमेंट थी, उसके पास सबसे ज़्यादा पावर्स रहती थी। किससे ज़्यादा, जो छोटी स्टेट्स को इन्होंने बांटा था प्रोविंसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में, उनसे ज़्यादा। और वो किन के द्वारा गवर्न की जाती थी प्रोविंस, लेफ्टिनेंट गवर्नर LG या फिर चीफ कमिश्नर्स के द्वारा, जो कि किसके द्वारा अपॉइंट करे जाते थे, गवर्नर जनरल के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। बट द एक्सपीरियंस soon showed that a vast country like India could not be efficiently administered on the principle of strict centralization। अब इनको धीरे मतलब टाइम के साथ ये तो पता लग ही गया था कि आप इंडिया के ऊपर अगर रूल करना है तो आप इनके ऊपर कड़े कानून बना के रूल नहीं कर सकते हैं। अब समय बदल चुका था, लोग एजुकेटेड होने लग गए थे, तो वो चीज़ों को समझने लग गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं द एक्ट ऑफ 1861, 1861 की जो एक्ट थी उसके बारे में। उसने जो भी सेंट्रलाइजेशन की जो भी नीति थी इनकी, इसको पूरा बदल के रख दिया। इट लेड डाउन दैट द लेजिस्लेटिव काउंसिल सिमिलर टू द सेंटर शुड बी एस्टेब्लिश फर्स्ट इन बॉम्बे, मद्रास, बंगाल एंड देन अदर प्रोविंसेस। जो भी इन्होंने काउंसिल बनाई थी जिसके द्वारा ये प्रोविंसेस पे राज करते थे, कानून बनाते थे, वैसी ही अब इन्होंने क्या सोचा ना कि हम करते हैं बॉम्बे के अंदर शुरुआत, बॉम्बे के अंदर भी बना के देखते हैं, मद्रास में भी, बंगाल में भी। अगर वो अच्छे से चली तो उसको फिर आगे जाके प्रोविंसेस जो अलग अलग और स्टेट्स थे उनके अंदर भी लागू कर देंगे, ठीक है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 2 मेयर एडवाइजरी बॉडी, जो इन्होंने प्रोविंस के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई थी, जिसके मेंबर्स को क्राउन चूज़ करता था, और तो उसका काम भी क्या था, वो भी बस एक एडवाइजरी बॉडी थी। उसके पास भी कुछ ज़्यादा पावर थी नहीं कि भाई वो भी बजट वगैरह डिस्कस कर सके। गवर्नमेंट टू सुपरवाइज द एफिशिएंट कलेक्शन ऑफ, और उस टाइम पे भी गवर्नमेंट है ना पूरा अपना ध्यान रखती थी कि कहाँ से कितना रेवेन्यू आ रहा है और किसके पास कितना जा रहा है और उसको कैसे खर्च किया जाता है। अब इस बात पे अब इन्होंने सेंटर और स्टेट में कर तो दिया, ठीक है, कि भाई अलग अलग गवर्नमेंट, ठीक है। तो लाइक एक प्रेसिडेंसी होगी थी और एक प्रोविंसेस। तो प्रेसिडेंसी और प्रोविंसेस के अंदर है ना लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो गई इनकी, छोटी छोटी डिटेल्स पे, कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन कामकाज को लेके, वहाँ के खर्चे को लेके, कि भाई हमको ज़्यादा पैसे चाहिए, हमारे पास इतने पैसे बचते नहीं हैं कि भाई हम कुछ आगे काम कर सके लोगों के लिए, है ना। तो इस चीज़ को, इस समस्या को ख़त्म करने के लिए ना 1870 के अंदर लॉर्ड मेयो ने पहला स्टेप लिया, ठीक है, कि भाई जो ये सेंटर और प्रोविंसेस के जो फाइनेंस है ना, इनको ठीक करने के लिए लॉर्ड मेयो ने 1870 के अंदर पहला एक अपना स्टेप लिया, एक प्लान बनाया। इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया ना कि भाई जितने भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो भी अदर स्टेट्स हैं, ठीक है, उनको क्या कराना कि एक फ़िक्स अमाउंट दे दिया, ठीक है,
फिक्स अमाउंट दे दिया, किस में से, सेंट्रल रिवेन्यू में से। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रेसिडेंसीज के पास जो भी रिवेन्यू आता था पूरे भारत का, उसका एक फ़िक्स अमाउंट कर दिया कि इसमें से इतना अमाउंट हम आपको दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन कामकाज करने के लिए आपके एरिया के अंदर, जिसके अंदर आप पुलिस, जेल, एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज, रोड और मतलब जो आप चाहो उसके अंदर पैसा लगा सकते हो। लेकिन सिर्फ इतने ही अमाउंट में से आप लगा सकोगे। इसमें आपको देख लो कि पुलिस में ज़्यादा लगाना है, एजुकेशन में ज़्यादा लगाना है, मेडिकल में, वो आपके ऊपर है। इससे ज़्यादा आपको 1 रुपये नहीं मिलेगा। फिर लॉर्ड मेयो की जो ये स्कीम है, इसको आगे और बढ़ावा दिया, इसके अंदर फेरबदल किए गए, इसको और अच्छा बनाया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड लाइटन के द्वारा। अब इन्होंने क्या किया ना कि जो प्रोविंस हैं, ठीक है, और जो उनके एक्सपेंडिचर हैं, इन्होंने जैसे कि लैंड रिवेन्यू को उनको सौंप दिया, प्रोविंसेस को, ठीक है, एक्साइज को भी, ताकि भाई आप वहाँ से अपना और ख़र्चा निकाल सकें, ठीक है ना। तो इस करके उनके पास और थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ गया। अब धीरे धीरे डिमांड्स बढ़ने लगी, ठीक है, और भी खर्चा चाहिए था गवर्नमेंट चलाने के लिए, जो स्टेट्स वगैरह की थी, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया ना कि भाई एक काम करते हैं, जो आपका जो ये एक्स्ट्रा खर्चा है ना, इसको हम किस तरह से भरपाई करते हैं ना कि जो अब से हम टैक्स स्टार्ट करेंगे लगाना, किस पे, स्टैम्प्स पे, एक्साइज टैक्स भी लेंगे, इनकम टैक्स भी लेंगे। आपको इसमें से एक फ़िक्स शेयर मिल जाएगा कि इतना % आपका हिस्सा, और आप उस % के हिस्से से कितना भी जाके अपना खर्चा कर सकते हो। लेकिन इन जो ये अरेंजमेंट बनाई गई थी 1882 में, उस टाइम पे लॉर्ड रिपन थे, ठीक है, वाइसरॉय। तो जो ये ग्रांट वाला सिस्टम था, फिक्स ग्रांट वाला, इसको एंड कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अब इसकी जगह क्या लेके आए कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है ना, ठीक है, उसका फिक्स शेयर हम आपको देंगे इनकम सोर्स का, कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में कई 100 करोड़ आते थे, तो उसका 5% आपका हो गया है, 10, 15, 25% ऐसा फिक्स शेयर बना दिया, ठीक है। अब उसमें से तो कितना भी हिस्सा इनके हाथ में आ सकता, कुछ भी अमाउंट कोई फिक्स नहीं था। ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा लगाओगे, कम आएगा तो कम लगाएंगे, ठीक है। अब रेवेन्यू को उसके बाद में इन्होंने रेवेन्यू को डिवाइड किस में करा? 3 पार्ट में। जनरल रेवेन्यू, प्रोविंशियल, जो प्रोविंस को पास जाएगा और जो प्रेसिडेंसी के पास जाएगा, और जो बीच में बचेगा वो सेंट्रल और प्रोविंस के बीच में बांट लिया जाएगा, ठीक है। और जो भी फाइनेंशियल अरेंजमेंट जो यहाँ भी करी है ना, इनको समय समय पे रिन्यू किया जाएगा, देखा जाएगा कि कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है क्या। हर 5 साल में इनको ऐसे देखा जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा ना, अब बात करते हैं लोकल बॉडीज़ का। लोकल बॉडीज़ का गठन कैसे हुआ? तो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज लेड द गवर्नमेंट टू फर्दर डिसेंट्रलाइज द एडमिनिस्ट्रेशन बाय प्रमोटिंग लोकल गवर्नमेंट थ्रू म्यूनसिपैलिटी एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। इसमें क्या कहा गया ना, जो फाइनेंस इनको मिलते थे गवर्नमेंट को, वो अच्छे से लगा नहीं पा रहे थे और अच्छे से रूल भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा था। अब इन्होंने और डिसेंट्रलाइज किया, और चीज़ों को थोड़ा सा अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, ताकि अच्छे से हम काम कर सकें। और किस में डिवाइड कर दिया? म्यूनसिपैलिटी में बना दिया, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट्स बना दी, अलग अलग बोर्ड्स बना दिए, है ना। और उस टाइम पे क्या था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी चल रहा था, जिसके अंदर यूरोपियन जो इकनॉमी है वो काफ़ी बढ़ चढ़ रही थी, ठीक है, वहाँ की सोसाइटी भी अच्छी हो रही थी 19वीं सदी के अंदर। और इंडिया के काफ़ी क्लोज कॉन्टैक्ट रहे हैं, बहुत गहनता से लोग यूरोपियन जो रिवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उसको पढ़ते रहे हैं, देखते रहे हैं, ठीक है। तो इस एडवांस इकनॉमी को देखते देखते लोग भी एजुकेट होने लग गए, और इंडिया के अंदर भी ये चीज़ों की डिमांड होने लग गई कि हमको भी वैसे लिविंग स्टैंडर्ड्स चाहिए, वैसी ही एजुकेशन चाहिए, सैनिटेशन, साफ़ सफाई चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, अच्छे रोड चाहिए, और ऐसे ही हॉस्पिटलाइजेशन की जो ज़रूरतें थी, हमको सब कुछ चाहिए जैसे वहाँ पे होता है। और गवर्नमेंट इन चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक इग्नोर नहीं कर पा रही थी, कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि लोग अब ज़्यादा समझदार होने लग गए थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि चलो भाई, अब हम इंडिया के अंदर भी ये चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस थे ना, उनको ये काफ़ी ज़्यादा में मात्रा में आर्मी पे,
ठीक है, और रेलवे में खर्च कर चुकी थी। अब इनके पास इतना कुछ ज़्यादा बचा नहीं था कि ये जो इतनी जो ऊपर वाली सुविधाएं हैं ना, सुख सुविधाएं, ये दे पाए। तो इन्होंने उसके लिए कुछ अलग सोचा। इट कुड नॉट इंक्रीज इट्स इनकम थ्रू न्यू टैक्सीज। अब नए टैक्सीज तो लगा नहीं सकती थी, पहले ही बहुत तरह के टैक्सीज लगे हुए थे लोगों पे। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए इसने क्या डिसाइड किया ना, कि ये जो सर्विसेज हैं एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन की, इनको आप है ना लोकल गवर्नमेंट को सौंप दो। ठीक है, अब लोकल गवर्नमेंट अपने पैसों से इन चीज़ों को लागू कर पाएगी। ठीक है, अब ये इनका सोचना था ऐसा। एंड द एसोसिएशन कुड टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ लोकल बॉडीज विदाउट एनी एंडेंजरिंग अ ब्रिटिश मोनोपोली ऑफ पावर इन इंडिया। ठीक है, अगर लोकल गवर्नमेंट जहाँ तक अच्छा काम कर रही है, ठीक है, जब तक अंग्रेज़ों की जो साख है, जो इनकी मोनोपोली है इंडिया में काम करने की, जब तक इनका रूल अच्छे से चल रहा है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर जहाँ 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 पे भी इनको ये लग रहा है कि इन चीज़ों, इन सर्विसेज की वजह से इनके रूल करने पे कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है, या एजुकेटेड लोग अगर मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई हमको फ्रीडम चाहिए, अगर ऐसा होना लगा तो ये फिर साथ नहीं देंगे। और जब तक ये नहीं हो रहा तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप करते रहो जो आपको करना है। ठीक है, अब 1882 के अंदर लॉर्ड रिपन जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक अलग आगे स्टेप लिया। गवर्नमेंट ने एक नया रिजोल्यूशन बनाया, किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो कि लोकल अफेयर्स थे, रूरल एरिया वगैरह के, अर्बन एरिया के लिए, कि भाई वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ जो भी मेंबर्स हैं वो कौन थे? नॉन ऑफिशियल। ठीक है, और नॉन ऑफिशियल मेंबर कौन थे? कि भाई नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल। अब इनका ये कहना था ना 1882 के अंदर कि भाई जो रूरल और लोकल बॉडीज़ हैं, उनको, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनके कामकाज को चलाने के लिए हमें क्या काम करना चाहिए? लोगों को इलेक्ट करना चाहिए उन्हीं में से। ठीक है, लेकिन वो इलेक्शन कब होंगे? जब इनको ये लगेगा कि हाँ अब समय सही आ गया इलेक्शन कराने के, तो तब ये उन इलेक्शन को कराएंगे। द रिजोल्यूशन आल्सो परमिटेड द इलेक्शन ऑफ नॉन ऑफिशियल एज चेयरमैन ऑफ लोकल बॉडी। जो लोकल बॉडी के चेयरमैन होते थे उनके लिए भी इलेक्शन करवाएंगे। और इस एक्ट को कहाँ पे पास कर दिया गया था। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये थी ना कि उस टाइम पे जो वोटर्स थे वो काफ़ी कम संख्या में थे। ठीक है, ज़्यादा लोगों को इलेक्शन में वोट डालने का अनुमति थी नहीं। और गवर्नमेंट ने अपने पास कुछ राइट्स रखे थे, कुछ पावर्स रखी थी, जिसके वजह से अगर उनको कुछ ये लगे कि लोकल बॉडीज़ कुछ ज़्यादा ही वो कर रही हैं, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जा रही हैं, या कुछ ऐसा कर रही हैं जो नहीं करना चाहिए था गवर्नमेंट की नज़रों में, तो उसके ऊपर वो रोक लगा सकती हैं। ठीक है, द रिज़ल्ट वॉज दैट कि प्रेसिडेंसी जो कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, जहाँ पे ये डायरेक्ट रूल करते थे, उनको छोड़ के हर जगह ये लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराने को रेडी हो गए थे। और इंडिया के लोगों ने भी इस रिजोल्यूशन का वेलकम किया कि हाँ भाई चलो कुछ हद तक इनको कुछ तो पावर मिलनी स्टार्ट हो गई है, और धीरे धीरे करके क्या पता ही आगे आने वाले टाइम में जो कि हमारी सेल्फ गवर्नमेंट है उसकी डिमांड कर लेंगे। तो ये था इस पार्ट के अंदर। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे जो भी 1857 की क्रांति के बाद आर्मी के अंदर जितने भी चेंज हुए, और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चेंज हुए, कुछ हद तक तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया, कुछ हम आगे पढ़ेंगे। पब्लिक सर्विसेज के अंदर जो क्या क्या चेंज किए गए हैं ना, और जो जितने भी राजा वगैरह थे जिनके साथ इनके रिलेशन उस टाइम पे, जिन्होंने इनके साथ दिया था, तो उनके साथ में इन्होंने क्या क्या संधियाँ की, क्या क्या एक्ट पास किए, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक इट, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।